always welcoming. The vibe of Punjab is larger than life. Warm up to grandeur that's beyond compare. And history that's dotted with tales of bravery. Smiling soul of India, where music, art, cuisine and culture comes together to create an unforgettable impression. Punjab is all set to win your hearts with its unique and colorful extravaganza. G20 India, one earth, one family, one future. Hi everyone. Believe you deserve it. Believe you deserve it and the universe will serve it. Today is 14th of March 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, keeping it in your head. तो इससे बनता है मेंटल क्लटर. 95% मेंटल क्लटर है यहाँ पे. बट अगर आप उसको लिखोगे, इफ यू विल राइट इट डाउन, अपने थॉट्स को लिखोगे, जर्नल करोगे, तो सी मेंटल क्लटर कम होगा और मेंटल क्लैरिटी बढ़ेगी. सी, journaling is like whispering to oneself and listening at the same time. Remember, you can always edit a bad page. You can't edit a blank page. That is why मैं हमेशा बोलता हूँ begin, start. Okay, study full throttle. So we are going to talk about all these important topics in next about 40 to 45 minutes. See, ये प्रीलिम्स कोर्स है, एंटायर सिलेबस. इस मंथ में हमारा ये पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा. एंटायर सिलेबस ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जाम मार्च के मंथ में. दिस इज रिवीजन कोर्स. इसमें 2 क्लासेस साइमल्टेनियसली चल रहा है. एक चल रहा है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी और दूसरी क्लासेस चल रही है इकोनॉमिक्स की. और इकोनॉमिक्स हम बहुत बेसिक से दोबारा पढ़ रहे हैं, सारा रिवीजन कर रहे हैं एनसीईआरटी नोट्स के थ्रू. You can join this course for a nominal fee of ₹1111. Then this is test series. Every day we are solving lots and lots of MCQs. Our target is to solve 10,000 plus MCQs before we go and write this examination. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा. ये एग्जाम रिलेटिव होता है. आपने करेक्ट किया है और बाकी लोगों ने उसको करेक्ट किया है या नहीं किया है, ये ज्यादा मैटर करता है. रिलेटिव परफॉर्मेंस. ओके, सो अटेम्प्ट दीज 5 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन डेली बेसिस. दिस इज वोकैबुलरी. वोकैबुलरी अच्छी होना बहुत जरूरी है. शब्दों में बहुत ताकत होती है. सटीक शब्दों का प्रयोग बहुत जरूरी है. आपकी रिच वोकैबुलरी होनी चाहिए. लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होना चाहिए. अदरवाइज आप खुद को एक्सप्रेस कैसे करोगे? 99% स्टूडेंट्स जिनसे मैं अभी मिलता हूं, ज्यादातर प्रॉब्लम्स क्या आती है? दिस कम्युनिकेशन, राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग. तो इसको इग्नोर मत करिए. ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा आपके सिलेक्शन में. दिस इज पर्निशियस. पर्निशियस का मतलब होता है हानिकारक. हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट स्पेशली इन अ ग्रेजुअल और सटल वे. फीस्टी है मतलब एग्रेसिव है, आर्ग्यूमेंटेटिव है. इरूडिशन का मतलब होता है, इरूडाइट है मतलब पांडित्य, लर्निंग, स्कॉलरशिप, नॉलेज. कमेंस्यूरेट मतलब अनुरूप, करस्पॉन्डिंग इन साइज और डिग्री, इन प्रपोर्शन. एप्रोप्रिएट है या नहीं है, एप्रोप्रिएसी है या नहीं है, इसका मतलब है सूटेबिलिटी, एक्सेप्टेबल. सो आज के वोकैब वर्ड्स हैं एप्रोप्रिएसी, कमेंस्यूरेट, इरूडिशन, फीस्टी and pernicious. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. This is CSAT. CSAT भी daily basis पे सवाल लगाइए. This is question number 1 and this is question number 2. This is writing practice. Again, इसका कोई shortcut नहीं है. आपको answers तो लिखने ही पड़ेंगे. If you are preparing for civil services exam, बिना कलम चलाए, बिना पेन पेपर में लिखे आपका selection
काफ़ी मुश्किल होगा. सो द पॉइंट इज़ यू हैव टू राइट. स्पेशली जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको तो और ज़्यादा लिखना चाहिए, बिकॉज आप स्कूल कॉलेज के टच में अभी नहीं है. यू आर नॉट राइटिंग समथिंग एवरी डे ऑन डेली बेसिस, सो यू शुड राइट. प्रिपेयर अ नोट ऑन द ज्योग्राफी ऑफ गल्फ कंट्रीज. अभी बड़ा ओपन एंडेड क्वेश्चन है. गल्फ कंट्रीज क्या होती है? ये सब खाड़ी देश होते हैं. यहाँ ऑयल बहुत अच्छा है, ऑयल रिजर्व्स हैं, और यहाँ की इकोनॉमी ऑयल रिजर्व्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है. तो आपको बताना है यहाँ की ज्योग्राफी. अब ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है. इकोनॉमिक ज्योग्राफी बताइए, पॉलिटिकल ज्योग्राफी बताइए, यहाँ के फीचर्स बताइए, जियोलॉजिकल हिस्ट्री बताइए, यहाँ की सारी मैपिंग भी बताइए. इस एक्सरसाइज को सबको करना है. ये बहुत हाई एल्डिंग रहेगा अभी 28 मई के एग्जाम में. आप एक एक्सरसाइज करो और इससे मिलते जुलते आपको बहुत सारे मल्टीपल सप्लीमेंट्री बेनिफिट्स मिलेंगे. सो डू दिस, ओके, एंड शेयर योर वर्क एज वेल. जब हम अपना वर्क शेयर करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, तो शेयर इट. दिस इज सोशल मीडिया अपडेट. नाउ सी, ये एक व्हील है. क्या आप गैस कर सकते हो वेयर दिस व्हील डेटिंग 13th C कैन बी फाउंड? ये कहाँ से लिया गया है? ये पिक्चर, ये व्हील कहाँ पर मिलता है? आंसर. इसका एक हिंट है कि ये वो टेम्पल में है ये व्हील जहां पर किंग नरसिम्हा देव, वन ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी ने ये टेम्पल बनाया था. ये टेम्पल इज पार्ट ऑफ, जो ये व्हील है इज पार्ट ऑफ दिस टेम्पल. ये चित्तौड़गढ़ है. चित्तौड़गढ़ फोर्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, या फिर राजस्थान, या फिर महाराष्ट्र. अकॉर्डिंग टू यूनेस्को क्लासिफिकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ कल्चरल एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज? A, B, C, D. What is the right answer? Tell. Which international organization is primarily responsible for safeguarding cultural heritage? UNESCO, WIPO, ILO, या IMF? Answer. ये बाग है. बाग पेंटिंग, बाग छपाई, ये होती है मध्य प्रदेश में पारंपरिक छपाई कला है. कपड़ों पर छपाई के सांचे का उपयोग किया जाता है. इसका रूपांकन प्रकृति, वास्तुकला, ज्योमेट्री, आकृतियों से प्रेरित होता है. नाउ सी, ये दो मूवीज हैं, अभी ऑस्कर्स मिला है इसे. पहला है द एलिफेंट विस्परर्स. दिस इज ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट्री, एलिफेंट विस्परर्स. और ये है RRR, नाटू नाटू. सो दिस इज RRR, ओके. तो ये है, दिस इज लाइक ऑस्कर्स मिला है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग फॉर नाटू नाटू एंड बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स. आज 14th मार्च है, मतलब आज है पाई डे. सो दिस इज पाई, द लाइफ ऑफ पाई, March 14, 2023. सो सी, बड़ा ब्यूटीफुल कोट है. जस्ट लाइक पाई यू हैव इनफाइनाइट पोटेंशियल. जैसे पाई होता है ना 3.14 ऑन एंड ऑन एंड ऑन. सो द पॉइंट इज यू हैव इनफाइनाइट पोटेंशियल. मे योर क्रिएटिविटी बी एंडलेस, your kindness unbounded, and your exploration limitless. These are very good virtues. GS4 में भी हम पढ़ते हैं. क्रिएटिविटी होना चाहिए, काइंडनेस होना चाहिए, और ये एक्सप्लोर करने का एटीट्यूड होना चाहिए. एक्सप्लोर, बी मोर, ओके. सो दिस इज सोशल मीडिया अपडेट फॉर टुडे. अब हम आते हैं द हिंदू में. सो इंडिगो दिल्ली दोहा फ्लाइट है. दिस इज 246 वल्चर्स तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में मिले. वल्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ये क्या करते हैं? क्लीन करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को, क्लींजिंग प्रोसेस करते हैं, क्लींजिंग स्केवेंजर्स होते हैं. सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Then Nobel Prize winner, and this is a reality check for foreign university, and this is India. अभी जो WTC फाइनल है उसके फाइनल को खेलेगा अभी. CJI prefers petitions on same-sex marriage to Constitution Bench. तो ये मैटर अब Constitution Bench हैंडल करेगा. Constitution Bench में एटलीस्ट 5 जजेस होते हैं, 5 जजेस होते हैं. तो कोर्ट में ये लिस्टिंग है. इसका हियरिंग विल बी लाइव स्ट्रीम्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट. पब्लिक इंटरेस्ट में ये जितने भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे यहाँ पर, वो सब पब्लिक इंटरेस्ट में लाइव स्ट्रीम होंगे. Adopted child of a lesbian or gay couple does not necessarily have to be lesbian or gay, ऐसा CJI ने कहा. This is again very sensitive matter. Let us see यहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट यहाँ पर क्या डिसीजन लेती है. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के ऊपर ये मैटर गया है. अब इसको लिंकेजेस अगर हमें करना है हमारे सिलेबस से, तो इसमें आएगी सोशियोलॉजी, और हम गवर्नेंस का भी यहाँ पर गवर्नेंस का भी एंगल देख सकते हैं. सो दिस इज दिस फर्स्ट न्यूज. सेकेंड है नाटू नाटू द एलिफेंट विस्परर्स ब्रिंग होम 2 ऑस्कर्स. तो ये 2 ऑस्कर्स मिले हैं नाटू नाटू को और द एलिफेंट विस्परर्स को. रिटेल इन्फ्लेशन 6% से ज्यादा रहेगी, तो 6% से ज्यादा रिटेल इन्फ्लेशन होना ठीक नहीं है. टारगेट होता है 4 ± 2%.
ब्रशिंग अप, फाइनल टेस्ट है, स्टूडेंट्स लास्ट मिनट प्रिपरेशन कर रहे हैं, सी एग्जाम्स आ रहे हैं, पुडुचेरी। सेबी प्रोबिंग मार्केट एलिगेशंस ऑन अदानी ग्रुप, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लोकसभा पे बताया। अब सी ये जो मैटर है इसमें हमें बहुत ज़्यादा इसमें जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं या फिर जिसमें न्यूज़ अभी सेटल्ड नहीं है, उसके बजाय जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है, वी शुड नो अबाउट सेबी। सो दैट इज व्हाई आई गिव यू वन आंसर राइटिंग ऑन सेबी एज वेल। हमें सेबी के बारे में पता होना चाहिए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये ऑफिशियल बॉडी है हमारी जो ऑल टाइप ऑफ इरेगुलरिटीज की जांच करती है। स्टॉक मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स को हेल्दी रखना, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, नई गाइडलाइंस लाना, ये सब सेबी का रोल होता है। आप बताओ सेबी के चीफ कौन है अभी? हु इज द न्यू चीफ? हु इज द चीफ ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑल टाइप ऑफ फ्रॉड, स्कैम्स एटसेट्रा, ये जो सेबी होता है इसकी जिम्मेदारी होती है, ये यहाँ पर इसको सैनिटी बनाए रखे दिस एंटायर स्टॉक मार्केट्स का। ओके, सो दिस इज दैट। अब ये है MEA इज प्लानिंग टू ट्रेन अवर ऑफिशियल। नाउ सी, ये तालिबान ने क्लेम किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया की तालिबान के ऑफिशियल्स को ट्रेन करेगी डिप्लोमेसी में। लेट अस सी। So this is the front page of the Hindu. Then this is next page and this is C. Has someone morphed your personal photos and blackmailing you online? इससे कभी नहीं डरना चाहिए। दिल्ली पुलिस आपके साथ है। Not only दिल्ली पुलिस, all the police forces of all the states of India, they are with you. They are with you. इस टाइप का जो भी ब्लैकमेलिंग होता है उसके लिए पुलिस आपके साथ है। पुलिस हमेशा आपको सपोर्ट करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। नॉट एनी मोर। सो लेट्स स्टॉप दिस क्राइम टुगेदर। डरना नहीं है, क्राइम रिपोर्टिंग करो। साइबर सेल भी आपके साथ होता है, सोसाइटी भी आपके साथ है, पुलिस भी आपके साथ है। लेट्स स्टॉप दिस क्राइम टुगेदर। सो दिस इज दिल्ली पुलिस। अकेले नहीं है आप, अकेले नहीं है आप। Then country roars for RRR as Natu Natu wins an Oscar. So this is beautiful, proud moment है। Then far from glamour the elephant whisperers move on. ये एक डॉक्यूमेंट्री है कि कैसे एक एलिफेंट का काफ मिलता है, उसको ये लोग टेक केयर करते हैं। एलिफेंट इज वेरी ब्यूटीफुल। सो दिस इज एलिफेंट विस्परर्स। देन NGT अपॉइंटेड कमिटी है, होल्ड्स कोची कॉर्पोरेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर फायर इंसिडेंट्स। अक्सर ऐसे गार्बेज के पहाड़ बन गए और यहाँ पे फायर लग जाता है, तो दिस पॉल्यूशन भी होता है, बिकॉज बर्निंग हो रहा है, यहाँ पे बर्निंग हो रहा है। प्लस अगेन ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर थ्रेट भी रहता है नियर बाय जो लोकेलिटीज हैं उनके लिए। सो NGT अपॉइंटेड कमिटीज होल्ड्स कोची कॉर्पोरेशन रिस्पॉन्सिबल। सो दिस इज पेज नंबर 5। अब आता है पेज नंबर 6। यहाँ पे लिखा है अ फ्रेजाइल मोमेंट। फ्रेजाइल मतलब मोमेंटम, मतलब ग्रोथ हो रहा है बट अभी ये स्टेबलाइज नहीं है। आगे बहुत सारी हेडविंड्स भी हो सकती है, हिकअप्स भी आ सकते हैं। इंडस्ट्रियल आउटपुट गेन हुआ जनवरी में बट ये अनइवन है, ये सस्टेन होगा या नहीं वी कांट से विद श्योरिटी। सो ये IIP है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और अगर हमें सेक्टर वाइज डेटा देखना है, जैसे कल हमने इसमें देखा था रिवीजन क्लासेस में, कल हमने सारी वोकैबुलरी बहुत अच्छे से देखी थी। लाइक GVA क्या होता है, GDP क्या होता है, GNP क्या होता है, NNP क्या होता है। These all things are very very important. ये सारे डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है। बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी। सो जैसे ग्रॉस वैल्यू एडेड है, ग्रॉस वैल्यू एडेड इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का श्रिंक हुआ 3.6%। तो GVA जो होता है ये सेक्टर स्पेसिफिक बातों के लिए ज्यादा सुटेबल इंडिकेटर माना जाता है। इनको इंडिकेटर बोलते हैं बिकॉज इकोनॉमी को हमें क्वांटिफाई करना है। तो फैक्ट्री आउटपुट है, डेटा में ज्यादा नहीं जाना है। IIP का भी डेटा है, ये हमारे काम का है कि सी जैसे फर्स्ट 10 मंथ्स में आउटपुट डिक्लाइन हुआ है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का, कंप्यूटर्स का, फार्मा का, एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव, टेक्सटाइल, अपैरल एंड लेदर। आपसे जब भी पूछा जाए मास स्केल एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाया जाएगा, टेक्सटाइल पे इनपुट ज्यादा डालिए, अपैरल कपड़ा पे ज्यादा डालिए, और लेदर इसमें लार्ज स्केल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। प्रॉब्लम ये है वीकनिंग ग्लोबल डिमांड है। जो विदेश है वहां पे अभी रेसेशनरी टेंडेंसी है, तो वीकनिंग ग्लोबल डिमांड है और ये हर्ट कर रहा है फैक्ट्री ऑर्डर बुक्स को, ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी है, टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी है क्रिटिकल मार्केट्स जैसे USA में भी, और USA में हम एक्सपोर्ट करते हैं और वहां पे डिमांड नहीं है, तो इससे हमारा एक्सपोर्ट इम्पैक्ट हो रहा है। IIP नंबर्स अभी रिलीज हुए, ग्लोबल ऑयल प्राइस फिर से 1.3% कम हुआ है। रेट हाइक्स हैं सेंट्रल बैंक के, तो अगर रेट हाइक है मतलब हॉकिश है, इसका मतलब है हम टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी अपना रहे हैं। तो ये कंसर्न RBI ने भी बताया था, MPC ने भी बताया था कि जो हमारी
4 ± 2% का जो टारगेट होना चाहिए इन्फ्लेशन का वो अचीव नहीं हो पा रहा है। तो द पॉइंट इज कि एक हमें एक टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी से फिर इकोनॉमिक रिकवरी सेटबैक होगा। सो वी नीड टू फाइंड अ बैलेंस, हम और ज्यादा रेट हाइक करेंगे, लिक्विडिटी कम होगा तो इकोनॉमिक रिकवरी इंपैक्ट हो सकती है। तो इंडिया की ग्रोथ एक्सट्रीमली फ्रेजाइल इसलिए अभी बताया, फ्रेजाइल मतलब वो इतना सस्टेन करेगी या नहीं, वी कांट से विद श्योरिटी। सो द पॉइंट इज प्री कोविड लेवल का है, नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन भी इंक्रीज हुआ है। अब देखिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, के शेप्ड रिकवरी। ऑफिशियली डिनाइड है बट इंडस्ट्री में ऐसा देखा जा रहा है कि हम एक्चुअली वी शेप नहीं, हम के शेप रिकवरी देख रहे हैं, के शेप रिकवरी। आप बताओ ऐसे कितने और शेप्स पॉसिबल है और इनका मीनिंग भी बताइए। एक जैसे वी शेप हो जाता है, एक यू शेप हो जाता है, एक के शेप होता है, ये किस टाइप का इकोनॉमिक रिकवरी है? आंसर ये ट्रू कलर्स है। हम इस एडिटोरियल पे ज्यादा नहीं जाएंगे, हम एक देख लेते हैं कि इस बार का ये ऑस्कर्स का ये लिस्ट है। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट पिक्चर मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, देन बेस्ट डायरेक्टर, एक्ट्रेस, एक्टर, सपोर्टिंग एक्टर, स्क्रीन प्ले। ये है ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू, एम कीरावानी एंड चंद्र बोस साहब ने RRR मूवी के लिए लिखा था। तो दिस इज ओरिजिनल सॉन्ग। और शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में है एलिफेंट विस्परर्स, जो लिखा है कार्तिकी, जो बनाया है कार्तिकी गोंजाल्वेज एंड गुनीत मोंगा ने। सो दिस इज दो जो है इंडिया की एंट्री, वहां पर उसने अभी जीता है ऑस्कर्स एक्चुअली असली नाम है इसका एकेडमी अवार्ड। ऑस्कर्स जो होते हैं ये सिनेमैटिक अचीवमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स फिल्म इंडस्ट्री में, जो वहां पर एकेडमी वोटिंग मेंबरशिप है वो देखता है कि कौन सी मूवी सिनेमैटिक मूवी, नॉट टीवी, नॉट ड्रामा एटसेट्रा, दिस इज मूवी जो एक्चुअल थिएटर में रिलीज होती है। सिनेमैटिक अचीवमेंट पे ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो इसका कॉलोक्युअली हम इसे बोला जाता है ऑस्कर, बट एक्चुअल नेम इज एकेडमी अवार्ड। ये एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस होता है, ये अवार्ड देता है। ओके, तो ये काफी सॉट आफ्टर माना जाता है, इनका काफी क्रेज भी है और इसमें बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं। 1927 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। द पॉइंट इज वो मूवी एलिजिबल होती है ऑस्कर जीतने में जो मूवी थिएटर में लॉस एंजलिस में कम से कम 1 हफ्ते तक एग्जिबिट वहां पर हुआ था। तो दिस इज क्राइटेरिया कि मिनिमम ये क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर रही है तो वो ही मूवी एलिजिबल होगी ऑस्कर जीतने के लिए। इसमें फॉरेन मूवीज को कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कंट्री ऑफ ओरिजिन जो होता है उसमें जरूरी नहीं है कि हम वो फीचर करें यूएसए में। कई बार हमारा जैसे होता है ऑफिशियल एंट्री क्या थी, क्या बता सकते हो? ऑफिशियल एंट्री ऑफ इंडिया फॉरेन मूवी कैटेगरी में इंडिया की ऑफिशियल एंट्री का कौन सी मूवी थी जो भी ऑस्कर में ऑफिशियली हमने भेजा था? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? सो इस तरीके से या तो आप वहां पे स्क्रीन करो यूएस लॉस एंजलिस में, या फिर ऑफिशियल एंट्री गवर्नमेंट की जा रही है वहां पे, ऐसे करके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होता है। फर्स्ट एकेडमी अवार्ड 1929 में दिए गए थे। इंडिया से बात करें तो भानु अथाइया, ये बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन 1982 है। सत्यजीत रे साहब को ऑनररी अवार्ड मिला था। रेसुल पुकुट्टी बेस्ट साउंड म्यूजिक मिला था 2009। गुलजार साहब को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और AR रहमान साहब को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर एंड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मिला था। क्या बता सकते हो ये 2009 की कौन सी मूवी है जिसमें अवार्ड्स मिले? सो दिस इज ऑस्कर्स को कई बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है, यहाँ पर बायस बहुत नजर आता है एट टाइम्स। ये जो वाइट सुप्रीमेसी है ये बायस भी एट टाइम्स देखते हैं, जिसमें इसमें क्रिटिसिज्म भी होता है। दिस इज अ चांस फॉर इंडिया टू शेप अ डेटा गवर्नेंस रिजीम। बड़े जेनेरिक पॉइंट्स हैं इसमें कि अभी G20 का मीटिंग हो रहा है और जो डेटा है, डेटा जिस तरीके से मास स्केल में जनरेट हो रहा है, स्पेशली से इंडिया में, वी आर अ पॉपुलेशन ऑफ से 1.4 बिलियन पीपल, और ये जो डेटा जनरेट कर रहे हैं इस पे एक रेगुलेशन गवर्नेंस होना जरूरी है। टेक्नोलॉजी डिजिटाइजेशन का जमाना है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, कंट्रीज का जो डेटा पॉलिसी है वो इवॉल्व हो रही है। इसमें एक बहुत बड़ा मैटर आता है प्राइवेसी का भी। सो द पॉइंट इज डिजिटल स्ट्रैटेजीज जो है ये इंक्लूसिव होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट, सिक्योर, कंड्यूसिव होनी चाहिए सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के लिए। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन जरूरी होगा, बिकॉज डेटा जो है ये बाउंड्रीज नहीं जानता। डेटा जो ग्लोबल इंटरनेट वर्ल्ड है ये अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स चलता है। तो जैसे हमने UPI बनाया और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स है, सो वी नीड अ रोबस्ट डेटा पॉलिसी। डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर है, ये कंसेंट मैनेजमेंट टूल है, इंडिया ने लॉन्च किया है। सो द पॉइंट इज लेट अस सी, अभी ये बहुत नेसेंट स्टेज पे है, हम अभी डेटा गवर्नेंस एंड डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी ऑफ सिटीजन पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस डाल रहे हैं कि हर इंडिविजुअल को अधिकार है कि वो अपने डेटा को
उसकी बिना कंसेंट के उसका मिसयूज नहीं हो। DEPA could help to build trust in digital technologies and data governance। तो ये जो डेटा प्राइवेसी है, प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल है, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे अक्सर हम बहुत सारे नए फील्ड्स आ रहे हैं, मेडिकल में देखेंगे, एजुकेशन में देखेंगे, या फिर आप ट्रैवल में देखेंगे, यूज़र जनरेटेड डेटा जो होता है एट टाइम्स वहाँ पे प्राइवेसी का वायलेशन होता है, प्राइवेसी का वायलेशन होता है। ये जो प्राइवेसी वर्ड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। सृजन इंडिया 1 में स्टूडेंट्स आर नॉट अ प्रोडक्ट, स्टूडेंट्स आर नॉट प्रोडक्ट, उनका प्राइवेसी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होता है। आपने देखा भी होगा, वी नेवर डू पिगी बैकिंग। पिगी बैक नहीं होता है कि स्टूडेंट्स के सक्सेस को हम लाइक फॉर एडवर्टाइजमेंट यूज कर रहे हैं। जितने भी 1-to-1 सेशंस हैं, जितनी भी बातें हैं, वॉट एवर द कम्युनिकेशन बिटवीन वुड बी, इट इज बिटवीन ओनली यू एंड आई। तो प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और स्पेशली एजुकेशन में प्राइवेसी बहुत जरूरी होती है। ओके, सो द पॉइंट इज कि ये हर सेक्टर में होना चाहिए। जैसे कुछ मेडिकल फील्ड होता है, मेडिकल फील्ड में होता है, तो ये नहीं कि जो पेशेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो मेडिकल फील्ड में भी प्राइवेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो द पॉइंट इज क्लोज कोऑपरेशन जरूरी है। गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी, स्टेक होल्डर, सब क्लोज कोऑपरेशन जरूरी है। तो यूपीआई जिस तरीके से आया है, दिस इज रियली रियली गुड। ये जो ऐसी चीजें मैं आपको बताता हूँ ना, ये टोनिंग होती है, एक डायरेक्शन में सेट करने की कोशिश करता हूँ कि इस टॉपिक को इस डायरेक्शन में सोचना है विद इन अवर सिलेबस। ये चीज ना अभी आपको मेंस आंसर राइटिंग में बहुत काम आएगी, ऐसे में भी बहुत काम आएगी। जो यहाँ पे हम लाइंस भी बोल रहे हैं, जो चॉइस ऑफ वर्ड्स भी है, जो डायरेक्शन लैंग्वेज है, ये लिखने में बहुत काम आती है ये। ओके, तो यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी से हेल्थ केयर सर्विसेज, रूरल रिमोट एरियाज में हेल्प होगा, एम्पावर होगा फार्मर्स, उनकी इनकम बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, स्किल्ड ह्यूमन फोर्स को, हमें वर्क फोर्स को बढ़ाना होगा। जैसे मैं ये बोल रहा था, हेल्थ सेक्टर में there is a risk that sensitive medical information could be misused, exploited for commercial purposes. Agriculture में there is a risk that market information could be manipulated for the benefit of certain fact actors. So the point is, ये जो डेटा है इसका बहुत मिसयूज हो सकता है। सो दैट इज वाई यहाँ पे डेटा प्राइवेसी एंड रोबस्ट नेटवर्क, रोबस्ट गाइडलाइंस होना जरूरी है, चाहे वो हेल्थ हो, एग्रीकल्चर हो, या फिर जो एजुकेशन हो। ओके, सो यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एथिक्स होना जरूरी है, गवर्नेंस प्रैक्टिस में ओवरसाइट मैकेनिज्म हैज टू बी देयर। एंड एक और चीज होती है, वो होती है सोवेर्निटी। डेटा सोवेर्निटी क्या होता है? अगर इंडिया से डेटा जनरेट हुआ है, सो दैट डजंट मीन कि वो डेटा किसी फॉरेन सर्वर्स में जा रहा है, फॉरेन डेटा सेंटर्स में जा रहा है, डेटा वहां पे स्टोर हो रहा है। जो हमारा डेटा है, चाहे वो पब्लिक डेटा है या फिर प्राइवेट पर्सनल डेटा है, उसका स्टोरेज और जो कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो किस तरीके से यूटिलाइज करेगी उस डेटा को, इस पे भी एक गाइडलाइन होना चाहिए। और ये चीज सिलोज में नहीं होता। सिलोज क्या होता है कि सब टुकड़ा टुकड़ा कंपार्टमेंट में है। पॉलिसी जो डेटा गवर्नेंस की होनी चाहिए, ये यूनिफाइड होना चाहिए। ओके, तो द पॉइंट इज, many commentators have called for the opening of data silos to capture the potential wealth of data sharing between governmental offices, corporation and citizens. Opening of some data silos may be useful in promoting citizen partition and increasing access to information, पर इससे jeopardize हो सकता है ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी। सो द पॉइंट इज, इसमें रॉबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स होना जरूरी है, और ये जो ट्रस्ट है ये भी मेंटेन होना चाहिए। ओके, तो दिस इज अगेन वेरी नेसेंट स्टेज है अभी। सोवरेनिटी, डेटा प्राइवेसी, डेटा फ्लो, इस पे वर्क करना जरूरी है। ओके, सो यूपीआई एक था जिसमें यूपीआई एक गेम चेंजर रहा है, जिसने हमें डिजिटल पेमेंट्स इतने स्ट्रीमलाइन कर दिए हैं। अभी इसमें फर्दर और ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत होगी। तो दिस इज डेटा गवर्नेंस रिजीम, एंड द गुड थिंग इज G20 का मीटिंग है, G20 का मीटिंग है, वर्ल्ड टॉप 20 इकोनॉमीज है, और ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है एक डायरेक्शन सेट करने का। रिजिलियंट इंडिया बट ग्रोथ पैंग्स फॉर चाइना। सी, चाइना जो है इसका मैन्युफैक्चरिंग बेस अभी भी बहुत स्ट्रांग है। इंडिया रिजिलियंट है, बहुत सारी कंपनीज, जैसे अभी हमने एप्पल एंड फॉक्सकॉन भी देखा, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, बट अभी काफी कैचअप है। रिजिलियंट इंडिया बट ग्रोथ पैंग्स फॉर चाइना। रियलिटी चेक है फॉरेन यूनिवर्सिटीज, फॉरेन अगर यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस भी आप ले रहे हैं ना, तो बी वेरी केयरफुल, उसको वेटिंग करना जरूरी होता है। देन सी, सऊदी ईरान डिटेंट। सी, ये कल ही मैंने आपको जो यहाँ पे थीम बताया था, रिमेंबर कल हमने ये टॉपिक देखा था जिसमें हम सऊदी और ईरान के बीच में फ्रेंडशिप बढ़ रही है। एज इट इज सारी चीजें यहाँ पर बहुत अच्छे से उसी थीम को यहाँ पे रिपीट किया हुआ है। देखिए, ये ईरान है, ये सऊदी है, और ये जो पूरा एरिया है, दिस इज
दीज डेज ये एक सेंटर स्टेज बना हुआ है वर्ड जियोपॉलिटिक्स का। देखो यहाँ पे ये ईरान है, देन दिस इज टर्की में अभी अर्थक्वेक आए थे। ये दो सी है, कैन यू आंसर ये कौन सा सी है? टर्की के नॉर्थ में और टर्की के साउथ में। और इस सी का भी नाम बताइए, दिस ईरान के ऊपर जो सी है इसका भी नाम बताइए। तो टर्की, ईरान, अब अगेन यहाँ पे सीरिया है, ये इराक है, यहाँ लेबनान है, इजराइल है, फलस्तीन की टेरिटोरीज हैं, दिस इज गाजा एंड दिस इज गाजा स्ट्रिप एंड दिस इज वेस्ट बैंक। देन दिस इज जॉर्डन, ये इजिप्ट है, यहाँ यमन है, ओमान है, यूएई है। और ये जो खाड़ी के देश है इसमें से कतर, बहरीन, कुवैत ये सब आ जाते हैं। ये सारे कंट्रीज का मैपिंग हमें पता होना चाहिए। ये कौन सा सी है ये भी बताइए, और ये कौन सा सी है ये भी आप बताइए। सो सी, यहाँ दो लीडर्स प्राइमरली हैं। अगर हम इस जोन की बात करें, एक होता है सऊदी अरेबिया एक लीडर है। इस्लाम में दो सेक्ट होते हैं, एक होता है सुन्नी, एक होता है शिया। तो जो सऊदी अरेबिया काइंड ऑफ ट्रेडिशनली लीडर मानता है, बिकॉज यहाँ पे होली साइट्स भी है। तो सऊदी अरेबिया इज वन काइंड ऑफ से रीजनल लीडर। अदर लीडर इज ईरान जो है ये शिया डोमिनेंट होता है, सऊदी अरेबिया जो होता है वो सुन्नी डोमिनेंट होता है। और इनके इन्फ्लुएंस में ये सारी कंट्रीज आ जाती है। जैसे अभी एक कंट्री है यमन में प्रॉक्सी वॉर चल रही है ईरान और सऊदी की, यमन में। तो इस टाइप के क्लैशेस होते हैं। और ये जो गल्फ है यहाँ पर ऑयल बहुत है। तो दैट इज वाई यहाँ पर यूएस का बहुत इंटरेस्ट आता है। जहां भी ऑयल की बात आती है यूएस को बहुत इंटरेस्ट आता है। तो यूएसए का जो भी सारा इंटरेस्ट था वो सऊदी अरेबिया में था, बिकॉज यूएसए को अपनी ऑयल सिक्योरिटी सप्लाईज मेंटेन करना था। पर अब यूएसए में भी बहुत सारा ऑयल आ गया है, यूएसए में भी शेल गैस आ गई है। तो यूएसए इज नॉट नाउ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन सऊदी अरेबिया बिकॉज ऑयल जो है उसके भी डेज अभी नंबर्ड है। तो ट्रेडिशनली सऊदी अरेबिया को यूएसए की सेफ्टी सिक्योरिटी मिला हुआ था। और ईरान स्पेशली 1979 के बाद ईरान के साथ यूएसए के काफी डिफिकल्ट रिलेशंस थे। और यहाँ पे यूएसए ने काफी सैंक्शंस भी लगाए ईरान पे। और एक दिस न्यूक्लियर डील करने का बात था ईरान के साथ, P5 एंड दिस न्यूक्लियर डील। और वो जो न्यूक्लियर डील है वो ओबामा ने स्टार्ट किया था, ट्रंप ने कैंसिल कर दिया, बाइडेन ने रिवाइव करने की कोशिश की, बट वो नहीं चल रहा है। सो ईरान जो है उसके हॉस्टाइल रिलेशंस होते हैं यूएसए से। तो ईरान हॉस्टाइल है यूएसए से, रशिया हॉस्टाइल है यूएसए से, चाइना भी लॉगर हेड पे है एट यूएसए। तो ये तिकड़ी बन रही है, चाइना, ईरान और रशिया, दे आर कमिंग टुगेदर। सऊदी अरेबिया जो ट्रेडिशनली यूएसए के पास रहता था, तो अब यूएसए भी वर्ल्ड पुलिस का जो रोल है वो पीछे खींच रहा है। तो सऊदी अरेबिया को जो प्रोटेक्शन मिलता था यूएसए का वो अब बैक सीट पे जा रहा है। तो सऊदी अरेबिया की, बिकॉज ऑयल भी डिप्लीट हो रहा है, तो सऊदी अरेबिया भी अपनी इकोनॉमिक्स को आगे देखकर जियोपॉलिटिकल रिलेशंस अब अपनी जो आउटलुक है वो चेंज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इजराइल और ये जो अरब वर्ल्ड है स्पेशली इस्लामिक वर्ल्ड है, इसमें कभी क्लोजर रिलेशंस नहीं रहे ट्रेडिशनली बिकॉज पैलेस्टीन इशू। बट अब देखो इजराइल जो है वो यूएई का अच्छा दोस्त बन गया है। यूएई जो होता है वो सऊदी अरेबिया के इन्फ्लुएंस में रहता है यूएई। तो द पॉइंट इज यहाँ दोस्ती बढ़ रही है। और इजराइल और ईरान में ट्रेडिशनली काफी डिफरेंसेस रहते हैं। सो द पॉइंट इज ये बहुत तेजी से जियोपॉलिटिक्स बढ़ रहा है। अब इसमें एक नई कंट्री यूएसए ने बिकॉज यहाँ से पुल आउट कर लिया है, एक नई कंट्री है चाइना का इन्फ्लुएंस यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। चाइना काइंड ऑफ लाइक ब्रोकर कर रहा है इन दोनों के रिलेशंस को, सऊदी अरेबिया एंड ईरान को प्रॉक्सिमिटी ला रहा है, सऊदी अरेबिया एंड ईरान को। तो लेट अस सी, यहाँ भी बहुत सारी इवेंट्स हो रही है, बहुत क्विक पेस में हो रही है। तो लेट अस सी, टुवर्ड्स अ न्यू डॉन, टू ऑफ वेस्ट एशियाज मेजर पावर ईरान एंड सऊदी रीस्टोर कर रहे हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस और ब्रोकर्ड बाय चाइना है। ये मैप बता रहा है दोनों का इन्फ्लुएंस कैसा रहा है ट्रेडिशनली। तो फॉर स्टेबिलिटी सऊदी और ईरान ने यहाँ पर दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है। ईरान का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है इराक में, और यूएसए का इराक पे भी एक इनिशिएटिव दिस एक्सपेडिशन था, पॉलिटिकल पार्टीज शिया मिलिशिया के थ्रू। ईरान का इन्फ्लुएंस होता है सीरिया में, बिकॉज सीरिया में बशर अल असद की गवर्नमेंट है और वो भी लाइक क्लोजर टू ईरान है। लेबनान में होता है यहाँ पर हेजबोल्ला है, यमन में हौती है और गाजा में इस्लामिक जिहादिस्ट है। तो सी, ये ईरान का इन्फ्लुएंस है इराक में, सीरिया में, लेबनान में, यमन में और गाजा में। और जो सऊदी का इन्फ्लुएंस है, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है से यमन में एक रेबल्स हैं और एक गवर्नमेंट है। तो जो हादी गवर्नमेंट है वो सऊदी के क्लोज है। लेबनान में जो सुन्नी पार्टीज है वो सऊदी के क्लोज है। सऊदी अरेबिया यूज्ड टू सपोर्ट सम रेबल फैक्शन इन सीरिया
बट सीरिया में गवर्नमेंट बशर अल असद की है एंड बशर अल असद को दिस रशियन सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा मिलता है. सो सिविल वॉर जैसा यहाँ पे सिचुएशन आया था सीरिया में भी, बट अब काफ़ी नॉर्मल सी आ गई है. सो द पॉइंट इज ये सब जियो पॉलिटिक्स यहाँ पे बहुत बहुत यहाँ पे दिस क्विक पेस पे अभी वर्कआउट हो रहा है. जियो पॉलिटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग होता है, कभी हम इसको बाद में सेपरेटली भी बहुत डिटेल में स्टैंड अलोन वीडियोस में ये सब चीज़ों को देखेंगे. फॉर नाउ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये देखना है कि इंडिया का क्या इंटरेस्ट है. इंडिया का इंटरेस्ट है बिकॉज ऑयल सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट, और इंडिया ट्रेडिशनली इंडिया के सबके साथ अच्छे रिलेशंस है. यूएई इज फ्रेंड, ओमान इज फ्रेंड, सऊदी इज फ्रेंड, ईरान इज फ्रेंड, इजराइल इज फ्रेंड. इंडिया की सबसे दोस्ती है, सब दोस्त है यहाँ पे. सो द पॉइंट इज लेट अस सी. बट क्या होगा कि अगर इन दोस्तों में आपस में लड़ाई होती है तो उसका प्राइस फिर इंडिया को पे करना पड़ जाता है. तो दैट इज वाई वी वांट पीस. दिस इज नॉट द इरा ऑफ वॉर. ये सब यहाँ पे बात है, इसको अभी हम एक बार फिर से और देखेंगे. चाइना का जो एंगल है यहाँ पे, ये एक कॉज ऑफ वरी है इंडिया के लिए. चाइना की प्रेजेंस, चाइनीज प्रेजेंस इन दिस एरिया, बिकॉज चाइना के साथ ट्रेडिशनली हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स है और ये काफी डिफिकल्टी क्रिएट करता है. सो लेट अस सी. यूएस का विड्रॉवल है, बट यूएस अभी भी यहाँ पे अपनी प्रेजेंस रखना चाहेगा, कंप्लीट विड्रॉवल नहीं होगा. लेट अस सी. इसको एक बार आप दोबारा भी पढ़ना. दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुली रिटन आर्टिकल. देन पेपर ऑन रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर हो जाएगा. इसमें रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, बट ये रेजिस्टेंस जीरो लाने के लिए टेम्परेचर बहुत कम करना पड़ता था. बट अब रूम टेम्परेचर पे भी सुपर कंडक्टर्स आ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हीट जो होती है ना, रेजिस्टेंस के साथ हीट लॉसेस होते हैं, वो हम चेक कर लेंगे. ओके. देन दिस इज इनवेटरेट, मतलब लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड है. लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड से वी कैन से हैबिट है, वो हैबिट है. यस. ओके. सो दिस इज देयर. बाकी यहाँ पे इंग्लिश को डिफेंड किया है. इंग्लिश जो है फनी लैंग्वेज है. मे और शेल होता है, दो वर्ड यूजेज है. परपोर्ट का मतलब होता है स्पिरिट, इंटेंट, ड्रिफ्ट, पर्पस. ओके, परपोर्ट. देन दिस इज क्विज और दिस इज पेज नंबर 10. दिस इज पेज नंबर 10. ईसी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को बोला इट डज नॉट हैव पावर टू बैन कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल रैलीज. Then this is India remains world's largest importers of arms. सिप्री की रिपोर्ट ने बोला है इंडिया सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है. दिस इज नॉट समथिंग गुड कि हम इस लिस्ट को टॉप कर रहे हैं, बिकॉज इसका मतलब है हमको बहुत सारा एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है फॉर दिस वेपन सेफ्टी सिक्योरिटी, और वो सब इंपोर्ट हो रहा है, तो उससे कुछ बहुत ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है. स्वीडिश थिंक टैंक है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट. इसने बताया रशिया वॉज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ आर्म्स, और इंडिया का टोटल इम्पोर्ट वो ऑल्दो कम हो गया है 64 से 45, बट फिर भी हम बहुत बड़े एक इम्पोर्टर हैं. हम नेट इम्पोर्टर है. रशिया से वो वेपन्स ले रहे हैं और फ्रांस से भी हम बहुत ज्यादा वेपन्स लेते हैं. तो देखो, अगर आप वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स जैसे अभी हमने देखा ना, इसमें ये जो वेपन्स इंडस्ट्री है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है. वर्ल्ड में कहीं भी वॉर चल रहा है, डिस्टर्बेंसेस हो रहा है, तो जितनी भी वॉर है, डिस्टर्बेंसेस है, वो कैसे लड़ा जाएगा, बिकॉज ऑफ दीज, विद द हेल्प ऑफ दीज वेपन्स. एंड वेपन इंडस्ट्री जो होती है ये $1 बिलियन इंडस्ट्री होती है. वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो वेपन मैन्युफैक्चरर है वो यूएसए है. वर्ल्ड का बहुत बड़ा मेजर एक्सपोर्टर है वेपन्स का, वो रशिया है. एंड दे आर फाइटिंग. सी, लुक इनटू द फाइन डिटेल्स. सो दिस इज व्हाट यहाँ पे सिप्री ने बताया है. अब देखो, इंडिया ने बिगेस्ट आर्म्स एक्सपोर्ट मार्केट, इंडिया का एक्सपोर्ट मार्केट था रशिया, फ्रांस एंड इजराइल. सिप्री की रिपोर्ट ने बताया 18 से 22 पे इंडिया वाज द बिगेस्ट आर्म एक्सपोर्ट मार्केट, मतलब रशिया, फ्रांस, इजराइल से हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, इंडिया इंपोर्ट करा रहा था. और लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट था साउथ कोरिया. एक्सपोर्ट मतलब हम साउथ कोरिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं. ओके. यस. इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है साउथ अफ्रीका, जो रैंक 21 था इन लिस्ट ऑफ आर्म एक्सपोर्टर्स. लिस्ट में नंबर्स में इतना नहीं जाना है. द पॉइंट इज कि हमारा 45% अभी भी इंपोर्ट हो रहा है. फ्रांस से ले रहे हैं, यूएसए से भी ले रहे हैं, रशिया से भी हम इंपोर्ट करा रहे हैं. रशिया, फ्रांस एंड यूएसए. थर्ड लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर भी है हम. म्यांमार को भी हम आर्म्स सप्लाई कर रहे हैं. इंडिया का जो टेंशन है, बिकॉज वी हैव डिफिकल्ट नेबर्स, सो वी हैव गॉट नो अदर चॉइस बट टू स्ट्रेंथन अवर डिफेंस मैकेनिज्म. तो इसमें काफी खर्चा भी होता है. सेवरल फैक्टर्स है. हमारा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस बहुत स्लो है, हम डाइवर्सिफाई नहीं कर पाते हैं, हमारा स्लो ब्यूरोक्रेसी भी एट टाइम्स बहुत डिफिकल्ट है, तो इससे ये कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है. ओके. तो रशिया भी एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, इंडिया एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है. ओके. देन दिस इज दिस न्यूज सिप्री, एंड दिस इज 246 वल्चर्स स्पॉट हुए हैं. वेंटेज पॉइंट है ये. देन चाइना विल प्ले एन एक्टिव रोल इन ग्लोबल गवर्नेंस. मिस्टर शी का थर्ड टर्म स्टार्ट हो गया है. एवरीवेयर ऑल एट वंस कॉन्कर्स ऑस्कर्स विद 7 विन्स. एंड रशिया एन एक्यूट थ्रेट, चाइना एन इपोक डिफाइनिंग चैलेंज. सी,
यूके का ये कमेंट है, रशिया को थ्रेट बोला है और चाइना के ऊपर भी ये केयरफुल है। ऑल्दो जैसे यूएसए ने एक चैलेंजर बताया था वैसा यूके ने बोला नहीं है। ये कंबोडिया है, कंबोडिया का ये टेम्पल बहुत फेमस है। दिस इज अंकोर वॉट टेम्पल इन कंबोडिया। यहाँ पर अंकोर वॉट टेम्पल है। दिस इज लाइक आर्किटेक्चर मार्वल। देन दिस इज रिटेल इन्फ्लेशन अभी भी 6.44 है। ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, हुंडई साइंस अप टू बाय जीएम्स पुणे प्लांट और गवर्नमेंट 1.5 लाख करोड़ का सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स। ये डिमांड फॉर ग्रांट्स क्या होता है? सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट क्या होता है? पॉलिटी में पढ़ा था ना, रिवीजन लक्ष्मीकांत, वेरी इंपॉर्टेंट। सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट and this is sports. All right, so this is the Hindu newspaper. Now let us have a look at your answer submission. See, sort by oldest करते हैं। 2 सवाल थे, एक ही सवाल था और ऐसे था। ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे से बहुत थॉट प्रोसेस स्ट्रक्चर्ड होती है, ये आपको काफी हेल्प करता है। डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, तो ये इस बार का थीम भी है, अभी जो हमने इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेट किया था। तो इसको आपको स्ट्रक्चर करना चाहिए। ऐसे का मतलब होता है, ऐसे में एक इंट्रो होता है, एक बॉडी होता है और एक कंक्लूजन होता है। ये एक फ्लो में होता है और एक कंप्लीट आर्टिकल होता है, कंप्लीट आंसर होता है, कंप्लीट आर्टिकल होता है। इसमें डायग्राम्स वगैरह नहीं बनाते हैं, इसमें हम जो पैराग्राफ्स है उसमें ज्यादा लिखने की कोशिश करते हैं। पैराग्राफ्स में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ज्यादा दिखाने की जरूरत होती है। सो सी, आपको अटेम्प्ट करना था ये क्वेश्चन और आपने अटेम्प्ट किया है, दिस इज रियली गुड। ऐसे लिखना बहुत जरूरी होता है, ऐसे लिखने से आपकी थॉट प्रोसेस स्ट्रक्चर्ड होती है। एंड सी, रियल एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है। इसका अच्छा खासा 250 नंबर का पेपर होता है स्टैंड अलोन ऐसे का, और ये हाई स्कोरिंग भी होता है। GS1 में 250 में से 100 लाना बहुत मुश्किल है, पर ऐसे में 250 में से 150 लाना बहुत आसान है। दिस इज लो हैंगिंग फ्रूट। सो दिस इज डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। तो देखो, प्रियंका ने देखो बहुत अच्छे से लिखा है। थीम ऑफ इंटरनेशनल विमेन डे ये था, एग्रीकल्चर। सी द पैराग्राफ्स, छोटे छोटे पैराग्राफ्स है। अब देखो, प्रियंका का यूजुअली स्टाइल होता है डायग्राम्स, देन फ्लो चार्ट्स वगैरह। इसमें आपको ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो दिस इज हाउ हमें ऐसे यहाँ पे लिखना चाहिए। इसमें हम पैराग्राफ्स बनाएं, अंडरलाइन करें, सारी थीम्स को करें, अलग अलग एंगल से सोचे, जीएस का सिलेबस सोचे, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बताए। वेरी गुड। और जो इंट्रो और कंक्लूजन होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रियंका। इन कंक्लूजन में हमें क्या करना चाहिए? जो भी पूरा ऐसे है उसके सारे कंक्लूड करो वहां पे, तो एक कंप्लीटनेस आ जाए। एब्रप्ट एंडिंग कभी नहीं होनी चाहिए। जितने भी सवाल हमने इंट्रोडक्शन में पूछे थे उन सबके आंसर्स आप कंक्लूजन में लिख दो, तो इससे एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आ जाता है। दिस इज अ ट्रिक। ओके, नंदिनी ने भी देखो कितना बढ़िया लिखा है, डिजिटल इनोवेशन टेक्नोलॉजी। स्टार्ट किया, वेरी गुड। फिर इसके बाद इसको कनेक्ट किया। तो ऐसे ही हमें पैराग्राफ्स लिखना है। एक पैराग्राफ फिर दूसरे से लिंक होगा, फिर तीसरे से लिंक होगा, ऐसे करके बॉडी को आगे बढ़ाना है। हेडिंग सब हेडिंग हम बिल्कुल लिख सकते हैं और फिर बाद में हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। ऐसे में ना हमें थोड़ा हैंडराइटिंग पे, थोड़ा स्टाइल पे कुछ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हरजिंदर, दिस इज गुड। एजुकेशन गिग इकोनॉमी क्या होती है, अगेंस्ट वायलेंस के बारे में बताया, कंक्लूजन। इसको थोड़ा और हम इलेबोरेट कर सकते हैं, और नए पॉइंट्स लिखे हमें, करीब 1000 वर्ड्स में। वर्बोसिटी भी नहीं हो, बट थोड़ा और पॉइंट्स हम लिखे हमें। Okay, so this is today's newspaper. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.